डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 12वां अध्याय रेखिक प्रोग्रामन की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज्य P की लागत ₹60 प्रति किलोग्राम और भोज्य Q की लागत ₹80 प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रेशमा के पास दो प्रकार के भोज्य हैं, एक P और Q, और मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो, और इन मिश्रणों में ये हमें विटामिन कम से कम चाहिए कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A यानी कम से कम हमें क्या आवश्यकता है, कम से कम हमें ये आवश्यकता है कि या तो विटामिन A की मात्रा 8 हो या 8 से फालतू हो। विटामिन B की मात्रा है वो 11 या 11 से फालतू हो। भोज्य P की लागत ₹60 प्रति किलोग्राम, यहाँ पे लागत आप लिख लो। भोज्य P की लागत है वो ₹60 प्रति किलोग्राम और भोज्य Q की लागत है वो ₹80 प्रति किलोग्राम। जैसा जैसा इसने दिया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ये यहाँ पे लागत आ गई और यहाँ पे आवश्यकता आई। अब बाकी देखो और क्या रह गया हमारे पास। भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन A, भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक विटामिन A और 2 मात्रक विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत बताएं। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। दो तरह के भोज्य हमारे पास है, P और Q। P भोज्य में विटामिन A की मात्रा 3 है और विटामिन B की मात्रा 5 है। Q भोज्य में विटामिन A की मात्रा 4 है और विटामिन B की मात्रा 2 है। अब हमें जो आवश्यकता है वो विटामिन A की कम से कम 8 की है और विटामिन B की कम से कम 11 की है। तो कम से कम के लिए यहाँ ग्रेटर देन का निशान आ जाएगा। P भोज्य की जो लागत है वो ₹60 प्रति किलोग्राम है और Q भोज्य की लागत 80 प्रति किलोग्राम है। तो हमें मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है और ये आवश्यकता भी हमारी पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन इस टाइप से तैयार हो जाएगा कि हम ये मान लेते हैं कि मिश्रण A की मात्रा हम X लेंगे और मिश्रण Q की मात्रा Y लेंगे। तो यहाँ पे मिश्रण P की मात्रा हमने X किलोग्राम ली और Q की मात्रा है वो Y किलोग्राम ली। तो यहाँ पे न्यूनतम हमें ज्ञात करना है किसका मान, Z का मान। ये ₹60 किलो का कॉस्ट है और हमने X किलो मानना है, 60X प्लस में 80Y। दूसरी कंडीशन यहाँ से आ जाएगा, ये 3X प्लस में 4Y बड़ा है और बराबर है 8 से। एक कंडीशन यहाँ से आ जाएगी, 5X प्लस में 2Y बड़ा है और बराबर है 11 से। X ग्रेटर देन 0, Y ग्रेटर देन 0। तो ये एक रेखिक प्रोग्रामन की समस्या हमारे पास आई है और इसका न्यूनतमीकरण हमें ज्ञात करना है। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन यहीं तक है। इसके बाद प्रश्नावली 12.1 की मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवा रखी है। 12.1 का ये क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं इसको यहाँ से आगे स्पीडली सोल्व करूंगा। आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण माननी पड़ेगी। जो ये असमीकाएं यहाँ पे दे रखी है, इनमें बराबर का निशान हम लगा देंगे तो ये समीकरण हम मानेंगे।
ये समीकरण मानने के बाद इन समीकरणों से जो रेखाएं बनी है उन सभी रेखाओं का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हमने पहले टेबल तैयार कर ली। तो एक बार x0 रख दिया, एक बार y0, एक बार x0, एक बार y0, ये टेबल तैयार हुई। टेबल तैयार होने के बाद हमने ये इस टाइप से ग्राफ तैयार किया इन टेबल्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये वाला ग्राफ बनेगा 3x + 4y = 8 का, और जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो 5x + 2y = 11 का बनेगा। ये जो बनेगा 5x + 2y = 11 का बनेगा। अब इसके बाद हम क्षेत्र देखते हैं। 3x + 4y > 8 का क्षेत्र इस साइड में होगा, तो यहाँ x = 0, y = 0 रखते हैं। यदि ये सत्य आ जाता है तो ओरिजिन इसमें शामिल होता है, मूल बिंदु शामिल होता है। यदि ये असत्य आ जाता है तो मूल बिंदु असमीका के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो इसका जो क्षेत्र जाएगा वो विपरीत दिशा में जाएगा मूल बिंदु से। मूल बिंदु इधर है और ये असत्य है, तो इसका क्षेत्र जो विपरीत दिशा में जाएगा। इसी तरह से ये दूसरी असमीका है, यहाँ पे भी मूल बिंदु जो है वो इस क्षेत्र में नहीं है, तो इसका भी इधर आ जाएगा। तो मेन जो ये x = 0, ये y = 0, तो x > 0 ये हो जाएगा, y > 0 ये होगा। तो मेन जो है वो सब का कंबाइंड एरिया वो ये वाला आ जाएगा, ये कंबाइंड क्षेत्र है। जो हमारे पास 4 असमीकाएं हैं, उन चारों असमीकाओं का जो कंबाइंड क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो इन बिंदुओं पे हम z का मान चेक करेंगे। एक बिंदु तो ये है, ये 0 11/2 है। दूसरा ये बिंदु है जहां पे ये रेखा और ये रेखा दोनों मिलती है, इन दोनों को सोल्व करके हम ज्ञात कर लेंगे, 2 1/2 आ जाएगा। एक बिंदु ये है, ये 8/3 0 है। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम z का मान चेक करेंगे। तो यहाँ z हमें दे रखा है, z = 60x + 80y। तो z का मान सबसे पहले 0 11/2 पे हम चेक करते हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस में 80 × 11/2, 2 से ये 40, तो ये आ जाएगा 440। अब z की वैल्यू 2 1/2 पे चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पे 120, प्लस में ये 1/2 रखोगे तो 40, तो ये बना 160। अब z की वैल्यू इस पे 8/3 0 पे, यहाँ 8/3 करोगे तो 3 से 20, 20 8 160, प्लस में 0, ये भी आया 160। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखो 2 आ गई, तो न्यूनतम मान बराबर 160। और किस किस बिंदु पर है ये? बिंदु 2 1/2 तथा 8/3 0 पर है। यानी पहली प्रकार का हम जो P मिश्रण है वो 2 किलो ले सकते हैं और Q मिश्रण आधा किलो ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि P मिश्रण 8/3 किलो और Q मिश्रण की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस टाइप से जो न्यूनतम मान है वो 160 है और न्यूनतम बिंदु 2 1/2 और 8/3 0 है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले जैसे स्टेटमेंट हमें दे रखी थी उस टाइप की टेबल तैयार की। टेबल तैयार करने के बाद ये उद्देश्य फलन और ये असमीकाएं हमने ज्ञात की। ये उद्देश्य फलन और इनको असमीकाओं को व्यवरोध बोलते हैं। तो अब ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुई, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण मानेंगे, समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे, असमीकाओं का क्षेत्र देखेंगे कहाँ है, फिर कंबाइंड क्षेत्र ज्ञात करके और जो इसके कॉर्नर के बिंदु है वहां पर z का मान ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे हमें न्यूनतम पूछा है कि कम से कम लागत क्या आएगी, वो 160 आएगी और वो 2 बिंदुओं पर है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
अब प्रश्न नंबर 2 है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की जरूरत होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटा तथा 1 किलो वसा में बन सकते हैं। यह मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हम आटा लेंगे और यहाँ पे वसा लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली प्रकार के जो केक है वो x बनाए जाएंगे और दूसरी प्रकार के जो केक है वो y बनाए जाएंगे। तो पहली प्रकार के केक में पहली प्रकार का केक ये है, यहाँ पे 200 ग्राम आटे की आवश्यकता है और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है। अब दूसरी प्रकार के केक के लिए हमें 100 ग्राम आटे की आवश्यकता है और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। केकों की अधिकतम संख्या बताएं जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। तो आटा हमारे पास कितना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 किलो है। ज्यादा से ज्यादा 5 किलो का मतलब या तो 5 किलो है या 5 किलो से कम है। तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में आप बदल लो। 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 1 किलोग्राम वसा है। अब आप दोबारा पढ़ो कि दो प्रकार के केक हमारे पास जो आटे और वसा से ही बनते हैं, आटे और वसा से बनते हैं। पहली प्रकार का केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए। दूसरी प्रकार का केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा चाहिए। टोटल आटा हमारे पास 5 किलोग्राम है और टोटल वसा 1000 ग्राम है। तो हमने पूरे के पूरे सिस्टम को ग्राम में बदल लिया। ये 1 किलोग्राम में था तो इसको भी ग्राम में बदल लिया। अब यहां पे आप लिखोगे कि माना पहली प्रकार के केक बराबर x और दूसरी प्रकार के केक हमने y बनाए हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, केकों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अधिकतम z बराबर पहली प्रकार के आपने केक बनाए x और दूसरी प्रकार के बनाए y। अब यहाँ पे आपने लिया है कि पहली प्रकार का जो केक है वहां पे 200 ग्राम आटा चाहिए, 25 ग्राम वसा चाहिए। दूसरी प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम वसा और टोटल हमारे पास ये है। तो पहले आटे वाली कंडीशन आप लगाओ कि आटा किस तरीके से यूज होगा। आटा इस तरीके से यूज होगा कि 200x प्लस में 100y, यानी x केक बनाएंगे तो 200 ग्राम गुणा में x आटा लगेगा और दूसरी प्रकार के y केक बनाएंगे तो 100 गुणा y ये आटा लगेगा और टोटल आटा हमारे पास 5000 ग्राम है। तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 50। 2 जीरो यहाँ से हट गया, 2 जीरो यहाँ से हट गया, 2 यहाँ से हट गया। अब दूसरी प्रकार का क्या है, 25x प्लस में 50y लेस देन इक्वल टू 1000। तो यहाँ से 25 खत्म किया जा सकता है तो x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 40। यहाँ से 25 खत्म कर दिया। अब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो यहां तक ये था 12.2 का क्वेश्चन। इसके बाद ये एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या बन जाती है कि इसका अधिकतम z ज्ञात करना है। z का मान x प्लस y है और ये व्यवरोध हमें दे रखे हैं। एक व्यवरोध ये बना, एक ये बना, दो ये बने। तो अब प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन आगे है तो इसको हम स्पीडली करेंगे। ये जो असमीकाएं हैं इनके अंतर्गत हम समीकरण मान लेंगे। ये समीकरण हम मान लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 50। ये समीकरण मान लेंगे x प्लस 2y बराबर 40। ये x बराबर 0, y बराबर 0। ये चार समीकरण हमने मान ली है और चारों ये समीकरण है वो रेखाओं के समीकरण है। अब इन रेखाओं के हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पहले टेबल इस तरीके से तैयार हो जाएगी, एक बार x0 एक बार y0, इसी तरह से एक बार यहाँ x0 एक बार y0।
तो दूसरे मान हमारे पास आ जाएंगे। अब इन रेखाओं के हम ग्राफ तैयार करेंगे। ये जो ग्राफ है ये x प्लस 2y बराबर 40 का आ जाएगा। ये ग्राफ है ये 2x प्लस वाई बराबर 50 का आ जाएगा। अब हम क्षेत्र देखना चाहते हैं कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 का क्षेत्र में क्या मूल बिंदु शामिल होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 लेते हैं। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 50 सत्य आता है, तो इसलिए मूल बिंदु है वो इस क्षेत्र में शामिल होगा। मूल बिंदु यदि यहाँ शामिल होगा 2x प्लस वाई वाले में, तो इसका अर्थ ये है कि इसका क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु यहाँ पे शामिल होगा। इसी तरह से x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 का क्षेत्र है उसमें भी मूल बिंदु शामिल होगा, तो ये हो जाएगा। अब y एक्सिस जो है ये होता है x बराबर 0, ये होता है y बराबर 0। तो x ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा, और जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये वाला पार्ट आया, ये पार्ट कंबाइंड क्षेत्र आ जाएगा जो चारों असमीकाओं से घिरा हुआ है। कंबाइंड क्षेत्र के बाद हमें ये बिंदु ज्ञात करना है, ये कितना है, ये 0 20 है, ये बिंदु ज्ञात करना है। तो ये दोनों रेखाओं को आप सोल्व करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ग्राफ की कॉपी पे ग्राफ बनाया तो इधर 20 है और इधर ये 10 की सीध में आएगा, तो ये 20 10 है। ये बिंदु हमें ज्ञात करना है, ये 20 और 30 के बीच में है, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे टेबल की सहायता से आप देखो तो ये 25 0 है, तो ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास 25 0। तो अब इन तीनों बिंदुओं पर हम z चेक करेंगे। z का मान हमारे पास x प्लस वाई है, तो पहले इस बिंदु पे चेक करो 0 20 पे, मान आया 20। फिर हम 20 10 पे चेक करेंगे, ये मान आया 30। अब 25 0 पे चेक करोगे तो ये मान आया 25। तो हमें तो अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम यहाँ पे हो जाएगा 30। किस बिंदु पर, बिंदु 20 10 पर होगा। तो यानी यहाँ पे क्या क्या बनेगा कि पहले प्रकार के जो केक बनेंगे वो 20 बनेंगे और दूसरी प्रकार के केक बनेंगे वो 10 बनेंगे और कुल केक बनेंगे वो 30 बनेंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक तो बनते हैं यहाँ पे टेनिस रैकेट और दूसरे बनते हैं क्रिकेट के बल्ले। यहाँ कारखाने में दो चीज बन रही है। एक टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। यांत्रिक समय का मतलब होता है मशीन पे काम करना, यानी एक टेनिस का रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटे मशीन पर काम करना पड़ता है और 3 घंटे हाथ से काम करना पड़ता है। शिल्पकार का मतलब होता है हाथ से काम करना। और दूसरा, क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय लगता है, 3 घंटे मशीन पे काम करना पड़ता है और 1 घंटे हाथ से काम करना पड़ता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पे उपलब्ध यांत्रिक समय यानी मशीन का जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे का है और जो हाथ से काम करने का समय है वो 24 घंटे से अधिक नहीं है। जब भी कम से कम का हो तो लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे निशान आ जाएगा, ये आपका समय आ जाएगा। अब ये कहता है कि रैकेटों और बल्लों में कितनी संख्या से बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर सके, यानी अधिक से अधिक कितने रैकेट और कितने बल्ले बनाए जाए। तो यहाँ पे ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइज की है कि अधिकतम z बराबर ये आ जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि टेनिस के रैकेट उसने x बनाए और क्रिकेट के बल्ले y बनाए, तो x प्लस y। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा, अधिकतम z बराबर x प्लस वाई 1.5 x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 42, यानी रैकेट टेनिस के रैकेट जो है वो x बनाने हैं
और एक में जो मशीन पे टाइम लगता है वो 1.5 और क्रिकेट बल्ले वाई बनाने हैं, एक पे टाइम लगता है वो 3 घंटे, तो ये 3y दोनों 1.5x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 42 की ज्यादा से ज्यादा घंटे हमारे पास 42 है। इसी तरह से दूसरा आ जाएगा 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 24। ये यहाँ पे इस तरह से पार्ट 1 बन जाएगा। और पार्ट 2 हमें ये दे रखा है कि यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपए तथा 10 रुपए हो तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसको 20 से गुणा कर देंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे, दूसरा पार्ट आ जाएगा। पहले तो हमें मैक्सिमाइज निकालना है x प्लस वाई, एक्स और y का मान हमें ज्ञात करना है। ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब ये यहां तक क्वेश्चन था प्रश्नावली 12.2 का। अब ये सिर्फ जो है वो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है और अधिकतम की प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमें ये प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन बनता है। आगे हम इसको स्पीडली सोल्व करेंगे। असमीकाओं के अंतर्गत हम एक समीकरण मानते हैं कि 1.5x प्लस 3y बराबर 42। ये लेस देन के जो निशान है वहां बराबर मान लेंगे, तो ये तीनों रेखाओं के समीकरण बनेंगे। इन तीनों रेखाओं को हम ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले ये टेबल की हमें आवश्यकता है। एक बार x बराबर 0 लिख लेंगे, एक बार y बराबर 0। इसी तरह से दूसरी समीकरण में भी एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 लिख लेंगे, फिर इसको ग्राफ पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा 1.5x प्लस में 3y बराबर 42 का, और ये ग्राफ बन जाएगा 3x प्लस 8y बराबर 24 का। अब जो असमीकाएं हमें दे रखी है उनका क्षेत्र हमें देखना है। तो 1.5x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 42 का क्षेत्र पहले देखेंगे। तो इसमें x बराबर 0, y बराबर 0 आप रखोगे तो मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल होगा। तो इस रेखा का जो डायरेक्शन होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। इसी तरह से दूसरी रेखा का जो डायरेक्शन है वो भी मूल बिंदु की तरफ है। ये x बराबर 0 है तो x ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा। ये y बराबर 0 है तो y ग्रेटर देन 0 ये। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कंबाइंड क्षेत्र। इस कंबाइंड क्षेत्र के हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे 1, 2 और 3। ये बिंदु कितना है? ये बिंदु है वो 0, 14 है। ये वाला बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस इक्वेशन को सोल्व करके, और ये बिंदु है वो 8, 0 है। ये हम सोल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप इन दोनों रेखाओं को सोल्व कर लो, नहीं तो आप ग्राफ से डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो x बराबर 4 है, y बराबर 12 है, तो ये बिंदु 4, 12 आ जाएगा। तो हमें अब z अधिकतम ज्ञात करना है x प्लस y। पहले पार्ट में z का मान x प्लस y ये ज्ञात करना है। और z पहले यहां से देखो 0, 14 पे 0 प्लस 14 बराबर 14 आ जाएगा। फिर यहां से देखो z 4, 12 पे 4 प्लस 12 ये 16 आ जाएगा। फिर यहां से देखो z 8, 0 पे 8 प्लस 0 ये आया 8। तो अधिकतम ये है, z का मान अधिकतम कितना है? 16। तो वो कारखाना पूरी अक्षमता के साथ कार्य करे तो रैकेट जो है वो 4 बना सकता है, रैकेट बनाएगा 4, और क्रिकेट के जो बल्ले बनाएगा वो कितने बनाएगा? वो 12 बनाएगा। तो अधिकतम जो संख्या है वो 16। अब दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि एक जो टेनिस का रैकेट है उस पर 20 रुपए का बेनिफिट हो रहा है और बल्ले पर 10 रुपए का। तो z बराबर 20x प्लस में 10y, और ये हमें अधिकतम ज्ञात करना है। तो यहाँ अधिकतम ये है, तो z के बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 गुणा में रैकेट 4 प्लस में बल्ले 12, 12 चौके 48, 480 नहीं 2 चौके 8, 20 चौके 80 प्लस में 12 दाएं 120। जो टोटल उसको बेनिफिट हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है।
यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 200। पहले तो हमने इस साइड से बिंदु निकाल लिया और बिंदु का मान हमने यहाँ पे रख दिया कि x के बराबर 4, y के बराबर 12। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। यहाँ पे किस किस का निर्माण कर रहा है? नट का निर्माण कर रहा है और बोल्ट का कर रहा है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। दो तरह की मशीन है, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। जैसे जैसे ये दे रहा है ऐसे ऐसे आप लिखते जाओ। जबकि एक पैकेट वोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए और 1 घंटे मशीन बी पे काम करना पड़ता है। वह नटों से ₹17.50 प्रति पैकेट और वोल्टों पर ₹7 प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जा सकता है, जो प्रत्येक नट और बोल्ट के लिए कितने पैकेट उत्पादित किए जाए ताकि लाभ है वो अधिकतम हो। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हमें ये बताया लगा है कि वहां पे नट और बोल्ट बन रहे हैं, 2 मशीनें वहां पे काम कर रही है। तो और एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा नट का निर्माण, एक पैकेट नट का निर्माण करने में मशीन 1 पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि एक पैकेट वोल्ट बनाने पर 3 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ता है, 1 घंटे मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों को ₹17.5 प्रति पैकेट, यानी यहाँ पे लाभ जो है वो क्या 17.50 प्रति पैकेट और वोल्ट पर ₹7 प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जा सकता है, तो इसका उपयोग भी 12 घंटे कर सकते हैं, इसका उपयोग भी 12 घंटे कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या है उसका खाका हमारे पास तैयार हो गया है। हम ये मान लेते हैं कि माना नट के पैकेट वो बनाता है x और बोल्ट के पैकेट बनाता है y। तो अब ये हम रेखिक प्रोग्रामन समस्या में इस क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं वो इस तरीके से। तो लाभ है वो अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो ये आ जाएगा आपका अधिकतम z बराबर 17.50 इंटू में x प्लस में 7y। अब यहाँ व्यवरोध ये हो जाएंगे, x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 12। जैसे ऊपर के 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरीके से मैंने ये बना दिया। तो यहाँ पे जैसे मशीन ए पे 1 घंटा काम करता है और ये 3, तो नटों के पैकेट बनाने में x, तो एक पैकेट बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो x पैकेट बनाने में x। इसी तरह से ये 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये दोनों समीकरण बन जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो चुका है, अब इसे हमें सोल्व करना है। तो इस रेखिक प्रोग्रामन समस्या को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये असमीकाएं हमें दे रखी है, ये इसके अंतर्गत हम इन सभी असमीकाओं के अंतर्गत समीकरण मान लेंगे। तो ये 4 समीकरण हमने मान ली। अब इन चारों समीकरणों में हम देख रहे हैं कि ये चारों की चारों रेखाएं हैं और इन रेखाओं का हम ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ तैयार करने के लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल हमने पहले x को 0 लिखा, फिर y को 0 लिखा, इसी तरह से यहाँ पे पहले x को फिर y को 0 लिखा, दूसरी वैल्यूज अपने आप आ जाएगी। अब x प्लस 3y बराबर 12, इसके लिए ग्राफ ये तैयार हो गया और 3x प्लस y बराबर 12 के लिए ग्राफ ये तैयार हुआ। अब x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 का हम क्षेत्र देखना चाहते हैं इस समीकरण का, तो यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो मूल बिंदु इस क्षेत्र में शामिल होगा क्योंकि ये सत्य है। तो मूल बिंदु यदि यहाँ शामिल है तो इसका जो ग्राफ है वो मूल बिंदु की तरफ जाएगा। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये भी सत्य आता है, तो यहाँ पे भी मूल बिंदु शामिल होगा।
अब y एक्सिस है वो x इज इक्वल टू 0 होता है और ये y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका x ग्रेटर देन 0 इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 इधर होगा। तो ये हमारे पास कंबाइंड ग्राफ आया। जो 4 असमीकाएं हमारी आई है उनका कंबाइंड ग्राफ ये है। तो ये 1, 2 और 3 बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। ये बिंदु आ जाएगा 0, 4 और ये बिंदु आ जाएगा 4, 0 और ये इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने से आ जाएगा। और यदि ग्राफ की कॉपी आपके पास है तो उससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। इधर भी 3 मिलेगा आपको, इधर भी 3 मिलेगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इन दोनों रेखाओं को आप सोल्व कर लीजिए एक्स वाई के लिए, वो मान यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें z मिला है और z का मान अधिकतम ज्ञात करना है और वो इन बिंदुओं पे चेक करना है। z बराबर हमारे पास है 17.50 x प्लस में 7y। तो z का मान आप 0, 4 पे चेक करो पहले। तो ये 17.50 इंटू 0 प्लस में 7 गुणा 4, ये आ जाएगा 28 और z का मान आप 3 पे चेक करो। तो 17.50 गुणा 3 प्लस 7 गुणा में 3, ये 17 3 51, 52.5 प्लस में 21 और ये हो जाएगा 0.5, 2 और 1 3, 5 2 7, 73.5 और z आप 4 0 पे चेक करो। 17.50 गुणा में 4 प्लस में 0, 17 चौके 68 और 2 70 हो जाएंगे। तो जो अधिकतम मान है वो 73.5 है। या अधिकतम लाभ जो है वो 73.5 रुपए है। और वो किस तरीके से है, वो ये x के बराबर 3 और y के बराबर 4 बिंदु किस पे है, x भी 3 है y भी 3 है, 3 3 पर है। ये इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।